द मार्टायर्स। मार्टायर्स मीन्स क्या होता है, शहीद जो लोग होते हैं वो होते हैं मार्टायर्स। तो आप देख रहे हैं जो ये ऊपर वाला है, ट फंक्शन इन डेली, ये नरेशन स्टोरी का मतलब ये स्टोरी आगे बढ़ रही है, और ये जो बबल्स के रूप में है वो मतलब कि लोगों के द्वारा कहे गए कथन है। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा था, उनके बीच में एक गाना गाया जा रहा था। आप देख सकते हैं लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं, ओ माई कंट्रीमैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, जरा आँख में भर लो आंसू, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडिया मैट्रेस। आपने उनका गाना सुना ही होगा लता मंगेशकर जी का, इसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि वो मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो आंसू पानी, ऐसा करके है ना। तो ये वहीं पे गा रही हैं। तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं, बड़े बड़े शहीदों को याद किया जा रहा है। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट, द कंपनीज कन्क्वेस्ट। जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कन्क्वेस्ट मतलब होता है विजयी। विजयी होना कब से कब स्टार्ट किया, विजयी कब से होने लगी है, 1757 से 1849 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा कब्जा भारत में जमा लिया। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। अपने जो लेटेस्ट उनके जो हथियार थे उसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बढ़ा रही थी अपना जो शक्ति था, अपना जो साम्राज्य था वो बढ़ा रही थी 18 सेंचुरी में। 18 सेंचुरी इंडिया में वो अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। आप देख सकते हैं ये जो मैप है इंडियन 1765 का, उसमें देखिए जो येलो कलर में है वो इंडियन राजाओं द्वारा जो राज्य चलाए जाते थे उनके हैं, और जो पिंक में है वो ब्रिटिश टेरिटरी है, मतलब कि जो ब्रिटिश द्वारा कब्जा किया गया था उस समय जो, तो वो है। तो उस समय ब्रिटिश बहुत कम थे लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते गए। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारत के जो लोग राजा लोग थे वो वर्तमान देखते थे, वो भविष्य नहीं देखते थे, इसलिए वो धीरे धीरे एक एक करके मारे गए। दैट अप स्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। जो राजा दूसरे राजा से जलते थे, जो दुश्मन राजा थे, वो क्या करते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से क्या करते थे, वो बोलते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाओ ताकि वो हमें मदद करे दूसरे राजा को हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, पूरी अशांति फैली हुई थी इन लड़ाइयों के कारण। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। The rivalries मतलब जो दुश्मन राजा थे, helped the East Indian Company, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, and और it could easily subdue, और इस जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आसानी से सबड्यू कर ली। सबड्यू मतलब कब्जा कर ली। इंडियन प्रिंसेस जो भारतीय जो राजा थे उनको एक एक कर कर उन पर कब्जा कर ली। वो कमज़ोर होते गए और उन पर अटैक करके वो कब्जा कर लेते थे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। जो दूर दराज के देखने वाले लोग थे, जैसे कि टीपू सुल्तान, वो मैसूर के राजा जो थे, तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रिटिशर से अपने मरते दम तक वो लड़े। थैंक गॉड देयर इज। अब यहाँ पे देखिए लोग क्या सोचते हैं, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट। ये जो अंग्रेज़ों में और जो राजाओं में ये जो युद्ध छिड़ी हुई थी, इन पे उन लोगों की राय क्या थी वो देखते हैं। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। थैंक गॉड लोग कहते थे चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग तो इसके फेवर में थे, कहते थे चलो अच्छा हुआ, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में कम से कम शांति तो है, कोई भी अब युद्ध नहीं हो रहा, कोई भी लूट पाट नहीं हो रहा बाई ठग्स। जो ठगी लोग थे, जो लुटेरे थे, उनके द्वारा कुछ ठगा तो नहीं जा रहा, अब ये सब कुछ नहीं हो रहा। इट इज़ गुड हु सेंट द ब्रिटिश, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश हैं हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, और डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारी जो किस्मत है वो उनसे जुड़ी हुई है। कुछ लोग ये कहते थे, और कुछ लोग जो इसकी बुराई करते थे वो क्या कहते थे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। जो गोरे लोग हैं वो हमारे राजाओं को मार रहे हैं और उनको गद्दी पर से निकाल रहे हैं, गद्दी छीन ले रहे हैं उनकी। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ दिस लैंड। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो राजा है, कुछ राजा जो हैं वो बुरे हैं, लेकिन कम से कम वो हमारे देश के तो हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम उन राजाओं, उन फॉरेनर्स के जो दूसरे कंट्रीज जो लोग आए हैं उनका अब हम गुलाम बन चुके हैं, एकदम गुलाम बन जाएंगे। थर्ड देख लेते हैं, ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ वो कब से कब स्टार्ट हुआ, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो रूल था ही, अब फिर ब्रिटिश रूल कब से कब हमारे भारत में आया। 1765 से 1836 की बात है, इसके बीच में ब्रिटिश रूल इंडिया में चला।
रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो धर्म गुरु थे, प्रीच्ड फैलाते थे आइडियाज़, जो बहुत ही कुरीतियाँ फैलाते थे, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ वो फैलाया करते थे। प्रीच्ड मीन्स फैलाना। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज रिलेशन। जैसे देखिए आप एक धर्म गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि एनीवन हु क्रॉसेज द सीज, कोई भी जो ये समुद्र, जो कोई भी है जो समुद्र पार करता है, लॉसेज हिज रिलीजन, वो अपने धर्म को गंवा देगा। ऑल द माइजर, कुछ लोग कहते थे कि ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी पतन हो रहा है दुनिया में, वो औरतों द्वारा हो रहा है। इनको कोई जाके बताए कि इनको जन्म देने वाली भी एक औरत है जो हमारी माँ कहलाती है। आगे देखते हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा चुके थे। जो ब्रिटिशर्स थे, स्कॉन्ड देम, वो क्या करते थे, उनको उन पे आरोप लगाते थे, मतलब उनको हमेशा अपने आगे पीछे घुमाते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ देखिए एक ब्रिटिशर कह रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, क्योंकि ये ईमानदार नहीं होते हैं। देखिए दूसरा एक भारतीय इंसान है, वो कह रहा है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। सही है माय ऑनर, मेरे आका, ये सही बात है, लेकिन मैं ईमानदार रहूँगा आपका। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Being merchants, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक कहीं ना कहीं वो व्यापारी थे, तो वो क्या कहते थे, वो द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, वो जल्दी से जल्दी क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स, जो उनके बहुत भारी भरकम जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे फार्मर्स को, इसकी वजह से फार्मर्स अपने ज़मीनों को छोड़ दिया करते थे, अबेंडन कर दिया करते थे। बट यहाँ पे देखिए एक भारतीय इंसान कह रहा है कि बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। आप हम पे रूल तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके आदमी हैं वो हमारे क्रॉप्स को ले जा रहे हैं, हमारे फसल को ले जा रहे हैं। हम टैक्स पे नहीं कर पा रहे तो हमारे वो फसल को उठा के ले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ब्रिटिशर कह रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी कर्ज में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले हफ्ते तक नहीं चुकाते हो, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। वो ऐसे धमकाते थे और भारी भरकम टैक्स लेते थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि देखिए यहाँ एक ब्रिटिशर कह रहा है कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। ये कह रहा है कि जो इंग्लैंड में जो सामान बनाए जा रहे हैं वो इंडिया लाए जाए तो उन पर कोई भी टैक्स ना लगे, ताकि वो इंडिया में सस्ते रहें और जो यहाँ की कंपनियाँ हैं वो जल्दी से गिर जाएँ। एक गुड आइडिया, देखिए यहाँ पे दो ब्रिटिश हैं, वो कह रहे हैं कि सही बात है, गुड आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे वो क्रिपल करने लगे, अपंग बनाने लगे। जो इंडियन की इंडस्ट्रीज थी, जो भारतीय कारोबार की जो कंपनियाँ थी, वो धीरे धीरे अपंग होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. Inevitably मतलब किसी तरीके से, एकदम अनिवार्य रूप से जो फेमाइंस थी, जो आपदा थी, वो भारत में आने लगी। बिटवीन 1822 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख भारतीय मारे गए भूखमरी के कारण। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, जो नियम थे, रूइंड, बर्बाद कर दे रही थी एक्सपर्ट आर्टिशन, जो वहाँ पे जो कलाकार थे, जो भारतीय कलाकार थे, जो गुड़ी कलाकार थे, वो और उनका बिजनेस बर्बाद हो जा रहा था ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, ब्रिटिश के नियमों की वजह से। तो फोर्थ, अब यहाँ पे हम चौथा पार्ट देखते हैं राजा राम मोहन रॉय का, जो कि 1772 से 1833 के बीच में ये एक्टिव रहे। राम मोहन रॉय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। ये जो राजा राम मोहन राय थे, राम मोहन राय जो थे, वो एक क्या थे, एक लर्नड, एक बहुत ही विद्वान आदमी थे, बंगाल से। अंडरस्टूड, वो समझ गए थे व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंपनी, इस देश के साथ क्या गलत है, क्या इस देश में गलत हो रहा है, वो सब समझ गए थे। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट। उन्होंने क्या कहा यहाँ पे देखिए, वो कह रहे हैं कि लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, हमें कोई घृणा की नज़र से ना देख पाए, क्योंकि
आवर एंशियंट कल्चर, जो हमारा पुराना जो कल्चर है, इज़ ग्रेट, बहुत महान है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम अभी बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्षमता है हमारे अंदर कि हम बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स पा सकें। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा अपने सोसाइटी को। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, जो अंधविश्वास है वो हमारे पूरे समाज को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, जो राम मोहन राय थे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थे साइंस से, मॉडर्न नॉलेज से, जो वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। जो ब्रिटिश नए नए इन्वेंशंस लेके आए थे तो वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका मानना था कि जो हमारा ज्ञान होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए, जो प्रूफ हो सके वो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। तो इसके लिए उन्होंने अपना एक अखबार भी स्टार्ट किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स को शक हो गया और उन्होंने 1823 में इनके अखबार को बंद कर दिया। आगे देखते हैं, राम मोहन राय अपनी पत्नी उमा से कह रहे हैं कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर, वो कह रहे हैं कि जो गाय होती है वो बहुत कलर की हो सकती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग तो सफ़ेद ही होगा। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, इस माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि अलग अलग धर्म गुरुओं का, अलग अलग गुरुओं का, अलग अलग गुरु लोगों का अलग अलग विचार हो सकते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, लेकिन जो एसेंस है, जो सार है हर धर्म का, वो एक ही है। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, राम मोहन राय ने समुद्र पार किया, जो धर्मगुरु द्वारा फैलाए जा रहे थे कि समुद्र पार जो किया वो अपना धर्म खो देगा, तो इन्होंने समुद्र भी पार किया और इंग्लैंड भी गए, ताकि वो देख सके कि वो ब्रिटिश को क्या इतना पावरफुल बना रहा है, ब्रिटिश कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल बना रही है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पे उन्होंने जाके बताया लोगों को कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हमने आपको अपना मालिक मान लिया है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस योर सब्जेक्ट्स, और आप हमें, और आपको भी हमें अपनी प्रजा मान लेनी चाहिए, बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, एक रूलर का, एक जो रूलर होता है उसकी क्या क्या कर्तव्य होते हैं अपने प्रजा के प्रति, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ संदेश दिया था। फिफ्थ ऑपरेशन, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना दबाव जारी रखा इंडियंस पे, 1765 से लेकर 1835 की बातें हैं ये। बट द ब्रिटिश कॉन्टिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों पे ऑपरेस, दबाव डालना उन्होंने जारी रखा, जुर्म करना उन्होंने जारी रखा। इन 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन 3 के नाम से एक नियम पास आउट किया। अंडर इट, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एन इंडियन, एक कोई भी भारतीय बिना किसी मुकदमा, उसके ऊपर बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी केस के जेल में डाला जा सकता था और उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ट्रायल मतलब होता है मुकदमा। तो ब्रिटिश ने भारतीयों पे दबाव डालना जारी रखा अपना, और 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन 3 के नाम से नियम पास आउट किया, और इसके तहत किसी भी भारतीय को जेल किया जा सकता था बिना उस पर मुकदमा चलाए। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो काफ़ी समय से अच्छी सैलरी भारत से उठा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छी सैलरियाँ उठा रहे थे, और अपना जो भाग्य था वो प्राइवेट बिजनेस में भी बना रहे थे। भारत में वो प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे, जिससे वो अपना भाग्य बना रहे थे, अच्छी सैलरी मिल रही थी उन्हें। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में ब्रिटेन, इंग्लैंड अपने यहाँ से 7 करोड़ के सामान हमारे भारत में एक्सपोर्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट मतलब होता है ब्रिटेन से सामान भारत में आ रहा था। 7 करोड़ का सामान ब्रिटेन से भारत में आ रहा था, उसकी जितनी कमाई होती थी सब वापस ब्रिटेन में जाता था। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल ने ब्रिटेन को बताया, रिपोर्ट किया वहाँ पे कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो ये भारत के, इन्होंने देखो यहाँ पे जो ये गवर्नर जनरल थे, इन्होंने भारतीय किसानों को क्या कहकर पुकारा है, बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, मतलब कि जो कॉटन वीवर्स की, जो कपास की खेती करने वाले जो ढांचे हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहे हैं, भारत के जो समतल जो खेत की जमीन है उसको ब्लीच कर रहे हैं। ब्लीच कर रहे हैं मतलब सफ़ेद कर रहे हैं, मतलब कपास की खेती वहाँ पर करवा रहे थे ब्रिटिशर्स। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये लाइन गवर्नर जनरल बेंटिक ने कही थी, और इस लाइन का मतलब है कि उन्होंने अंग्रेजों को बताया था, इंग्लैंड में बताया था कि जो यहाँ पर
कॉटन वीवर्स की जो हड्डियां हैं वो पूरे जो मतलब कि जो कॉटन वीवर्स थे, जो किसान थे, वो पूरे ढांचे बन चुके थे, इतने मतलब कि कमजोर हो गए थे। और उनके जो ढांचे हैं वो प्लेन्स ऑफ इंडिया मतलब कि जो समतल इलाके हैं भारत के जहाँ पे खेती होती है उनको सफेद कर रहे हैं, मतलब वहां पर वो कपास की खेती कर रहे हैं। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रॉस्पर हो रहे थे, बहुत धनवान हो रहे थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लूट मचाई हुई थी। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज, और वहीं पे दूसरी तरफ जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो भारतीय इंडस्ट्रीज थी, बिगेन टू डाई, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। 6 पार्ट देखते हैं इसका, डिससैटिस्फैक्शन। यहाँ पे ये वो पार्ट है जहाँ पे भारतीयों असंतुष्ट रहने लगे थे, मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 1835 से 1856 की बात है। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 एन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। तब के समय में भारत में केवल पर्शियन और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। 1835 में एक अंग्रेज ने, जिसका नाम मैकॉले था, एक बदलाव इस नियम में लाया। उसने क्या कहा कि वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें इन भारतीयों को अंग्रेजी भाषा पढ़ानी चाहिए, अंग्रेजी भाषा में पढ़ानी चाहिए। तो उसके दूसरे दोस्त, जो दूसरा अंग्रेज था, उसने कहा कि आई एग्री, मैं तो मंजूर है, मुझे तो मंजूर है ये बात। क्योंकि ये चाहते थे कि अगर हम भारतीयों को अपने अंग्रेजी तौर तरीके सिखाएंगे तो हमारे जो ब्रिटेन से आने वाले सामान है वो यहाँ पे ज़्यादा खपत होंगे, क्योंकि भारतीय तो रहेंगे भारतीय ही, लेकिन वो सभ्यता हमारी अपना लेंगे और हमारे सामान जल्दी खपत होंगे। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। इंग्लिश एजुकेशन जो उन्होंने जो अंग्रेजों ने इंग्लिश एजुकेशन लागू कर दिया था भारत में, उसकी वजह से क्या हुआ, क्लर्क जो थे, बहुत सारे क्लर्क की जॉब आने लगी, जो कि ब्रिटिशर्स किसे दे दिया करते थे, पेटी जॉब्स अंडर देम, वो भारतीयों को दे दिया करते थे। ये जो क्लर्क की जॉब होती थी वो भारतीयों को दे दिया करते थे, एक दान के तौर पर, एक दया करके। और उन पर इंसिडेंटली, और मतलब कि इंसिडेंटली मतलब कि आप कह सकते हैं कि लकीली, ठीक है, लकीली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। जो अंग्रेजी भाषा थी, जो अंग्रेजी भाषा की चलन चल गई थी भारत में, इससे कई बुद्धिजीवों का जन्म भी हुआ, कई बुद्धिजीव भी उभर कर आए। इंटेलेक्चुअल्स मतलब होता है बुद्धिजीवी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। जो भारतीय लोग हैं वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को क्या करनी चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी मालिया हालत को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फिर तीसरे बंदे ने क्या कहा, फॉर दैट, और इसके लिए वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवियंसेस, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जो दुख है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना होगा। आगे देखते हैं, बाय 1856 द ब्रिटिश हैज कंक्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। आगे जो कहा जा रहा है कि 1856 तक जो अंग्रेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो पूरे भारत को लगभग भारत को अपने कब्जे में ले चुके थे। आप देख रहे हैं जो पिंक वाला हिस्सा है वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जो पीला वाला हिस्सा है वही केवल भारतीय छोटे मोटे राजाओं द्वारा चलाया जा रहा था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। अंग्रेजों को भारतीय लोगों की ज़रूरतों से कोई मतलब नहीं था, वो बहुत कम केयर करते थे इस बात की। और ये देखिए कुछ बातें हो रही है इंडियंस के बीच में, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारे जो राजा हैं वो कठपुतली बन गए हैं अंग्रेजों के, और हमने अपने पुराने जो जॉब थी, जो पुराना काम था, वो भी हम अपना खो चुके हैं। एंड लैंड, अपनी ज़मीनें भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम से क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक। चौथे आदमी ने क्या कहा कि तुम केवल बात करो, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कुछ ऐसा करो कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। आगे देखते हैं, 7वां, द स्पार्क्स, जो आज़ादी की लड़ाई की जो चिंगारी, जो मतलब कि जो विद्रोह की चिंगारी, जो अंग्रेजों को भगाने की जो चिंगारी थी, वो कब धधकी, 1855 से 1857 के बीच में। टैक्सेस कॉन्टिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स, जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम टैक्स लगा था किसानों पर, वो किसानों को बर्बाद कर रहा था, रूइन कर रहा था। इन बंगाल में द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्परेट। बंगाल में जो सेंथल्स ट्राइब थी, जो प्रजाति थी, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो चुकी थी, खो दिया था उन्होंने अपनी ज़मीनें, अंग्रेज के नए ज़मीनी लॉ नियम के तहत उन्होंने अपनी ज़मीनों को खो दिया था। तभी वो क्या हो गए थे, बिकेम डिस्परेट, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे अंग्रेजों के प्रति।
इन 1855 1855 में वो उन्होंने विद्रोह कर दिया। दे रॉज इन रिबेलियन, रिबेलियन मतलब विद्रोह कर दिया उन्होंने। एंड मैस्कर्ड और कत्ल किया किसका, यूरोपियंस का, अंग्रेजों का, और उनके सपोर्टर्स का कत्ल करना स्टार्ट कर दिया है वो। discontent was brewing in the East India Company's army too। discontent मतलब असंतोष, was brewing मतलब तो ऐसे होता है शराब बनाना, लेकिन यहाँ पर brewing का मतलब प्रयोग किया गया है बढ़ रहा था। तो असंतोष ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें भी बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, देखिए नीचे कुछ लोगों की राय है। द व्हाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मैंसन्स टू लिव इन, सर्वेंट्स, लोग कहते थे कि जो गोरे लोग हैं, जो गोरे सिपाही हैं, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, मैंसन्स बंगला मिलता है रहने के लिए, सर्वेंट्स नौकर चाकर मिलते हैं। लेकिन वहीं भारतीयों को क्या किया जाता था, वाइल वी गेट अ पीटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमें एक दान के तौर पे ऐसे कुछ पैसे दान के तौर पे दे दिए जाते हैं, बहुत कम पैसे मिलते थे, और स्लो प्रमोशन, और प्रमोशन भी बहुत कम होता था, बहुत धीरे होता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज कहते थे, ये एक भारतीय कह रहा है, भारतीय क्या कह रहा है कि अंग्रेज हमसे कह रहे हैं कि हम समुद्र पार करें, जो कि हमारे रिलीजन, हमारे धर्म के बिल्कुल विपरीत है। हु इज द टोपी वाला टू अपॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले होते कौन है, हमारे सालों पुराने नियम को, हमारे सालों पुराने जो प्रथा चली आ रही है उसको खत्म करने वाले, उसको मिटाने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को जरूर यहाँ से भगा देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड, जो सिपाही मंगल पांडे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में थे, उन्होंने अटैक कर दिया किस पे, एडजटेंट पे, एडजटेंट मतलब अपने ही रेजिमेंट के एक साथी पर उसने अटैक कर दिया, एंड वाज एक्सिक्यूटेड, और उन्हें फांसी हो गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हजारों कई सिपाहियों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ये देखते हुए दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्हें उनके यूनिफॉर्म से बेदखल कर दिया गया, मतलब उनकी यूनिफॉर्म छीन लिया गया, स्ट्रिप्ड मतलब छीन लेना। ह्यूमिलिएटेड, उन्हें अपमानित किया गया, एंड पुट इन आयरन्स, और उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, कुछ जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों के माइंड सेट को और उनकी जो प्रथा थी उसको समझते थे, लेकिन वो क्या करें। तभी देखिए एक भारतीय क्या कह रहा है कि ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, कह रहा है कि ओ घमंडी ब्राह्मण सिपाहियों, सोल्जर्स सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ओ घमंडी ब्राह्मण सिपाहियों, जो तुम अपने धर्म पर इतना घमंड करते हो, क्या तुम्हें पता है जो बुलेट मतलब कि जो बॉम्ब बनाए जाते थे पहले, तो उसकी जो ग्रीस मतलब जो पिन निकालनी होती थी, जो ग्रीस हटानी होती थी, वो काउस मतलब कि गायों के और पिग सुअरों के मांस से बनाई जाती थी। ये उसने ब्राह्मण को बताया, और ये जो मुस्लिम भाई भी है उनको भी बताया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो ग्रीस तुम अपने मुंह से लगाते हो ये गाय और सुअरों के मांस का बना हुआ है। तो पंडितों को ये सुन के बहुत झटका लगा, उन्होंने कहा व्हाट, ये तो व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हमें भी अंग्रेजों ने धोखा दिया है, क्योंकि गाय पवित्र मानी जाती है हिंदुओं में, जो कि उनका मांस वो मुंह से नहीं लगा सकते, और मुसलमानों में भी सुअरों की जो मांस था वो मुंह से लगाना मतलब कि मना है, कुछ ऐसा है उनके साथ। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service। बहुत जल्द ही चपाती एक गांव से दूसरे गांव भेजे जाने लगी, और उससे संदेश भी भेजे जाना लगा कि हमारे जो राजा हैं वो आपकी मदद चाहिए, उनको आपकी मदद चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो जहाँ जहाँ भी ये चपाती जाती थी, लोग क्या कहने लगे थे, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे सारे गाँव के लोग रेडी हो जाएंगे, आप बस तैयारी करो युद्ध की। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड एमंग इंडियन फ्लावर्स, और बिल्कुल इसी प्रकार से लोटस फ्लावर्स जो कमल के फूल थे वो एक दूसरे में भेजे जाने लगे। जो आर्मी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनके बीच में लोटस मतलब कमल का फूल एक दूसरे को दिया जाने लगा। ये भी साइन था, किस बात का साइन था कि डेथ टू द फॉरेनर, हमें केवल मौत चाहिए अंग्रेजों की। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जो लोग थे उन्होंने अपनी पूरी मदद दी, किसको पूरी मदद दी और रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया। जो देशभक्त थे, पैट्रियट्स थे, उनको रहने खाने के लिए और पूरी मदद किया उन्होंने। 8वां पार्ट देख लेते हैं, रिवॉल्ट विद्रोह, जो कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी,
देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ से ये आज़ादी की जो चिंगारी भड़की और क्या हुआ, वायलेंट आउटब्रेक, बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध छिड़ गई मेरठ से। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे वो पूरा दिल्ली की ओर बढ़ने लगे और क्या कहने लगे, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। वो अब बहादुर शाह को अपना राजा मानते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। आगे देखते हैं, द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोही थे, जो विद्रोह था वो पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore। बहुत जमींदारों ने ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के नियम के तहत अपनी ज़मीनों को खो दिया था, वे भी अंग्रेजों से बहुत नाखुश थे। they were sore मतलब वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे। वो क्या कह रहे थे कि द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अंग्रेजों का जो ये राज है ये जरूर खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, जो जमींदार थे वो भी कहने लगे हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारी ज़मीनें छीन ली है। इसका 9वां और आखिरी पार्ट देख लेते हैं, द फाइट ऑफ द फ्रीडम, जो आज़ादी की लड़ाई थी 1857 में, वो क्या हुआ उसमें। मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत से जो पुराने शासक थे, जो भारतीय शासक थे वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे। जो लखनऊ के जैसे देखिए, जैसे कुछ बेगम हजरत महल थी लखनऊ की, वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थी और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये वाइट मैन है, ये जो अंग्रेज हैं, उन्होंने मेरी राज्य को ले लिया। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और इन्होंने भी क्या किया, सारे जो पुराने शासक थे जो जिंदा थे वो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह में शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स, जो मशहूर नेता थे जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से, उन्होंने लोगों से क्या कहा कि राइज ब्रदर्स राइज, जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज इज रूलिंग आवर लैंड, ये जो अंग्रेज हैं हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। अजीमुल्ला खान द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और इन लीडर्स की मदद से लोग, हर जगह से लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से लोग अब जागरूक हो चुके थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या तोपे से कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पेशवा नाना साहब को अपना क्या मान लेना चाहिए, अपना लीडर मान लेना चाहिए इस आज़ादी की लड़ाई में। इस आज़ादी की लड़ाई में हमें पेशवा नाना साहब को अपना लीडर मान लेना चाहिए। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। द पैट्रियोट्स, जो देशभक्त थे, पाउंस्ड झपट्टा मारे किस पर, ब्रिटिशर्स पर, एंड फॉट पिस्ड बैटल्स, और उन्होंने क्या किया, घनघोर युद्ध किया। पिस्ड बैटल्स मतलब घनघोर युद्ध, उन्होंने घनघोर युद्ध लड़ा किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में सारे जो पुराने शासक थे, लीडर थे, जितने देशभक्त थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ घनघोर युद्ध लड़ा उन्होंने। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड द बुलेट इन हिज रिस्ट, 80 साल के कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, उनको उनके कलाई में गोली लग गई थी और उन्होंने कहा कि मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी आखिरी आहुति है आपके लिए। तो हमने इस चैप्टर में ये सब कुछ देखा कि 1857 के आसपास के साल में क्या कुछ घटा और कैसे आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की जो चिंगारी थी वो भड़की। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, एस.डी. सावंत। ठीक है, एस.डी. सावंत द्वारा ये जो भी पूरा ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर है वो नरेट किया गया है। कॉम्प्रिहेंशन चेक वाला जो पेज नंबर 45 है, तो हमें पिक्चर को देखना है। रिकॉल द ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, हु इज़ द सिंगर, हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो पिक्चर को देख के बताना है हमें। तो ओपनिंग लाइन जो है उसमें लता मंगेशकर जी गा रही हैं, तो वो ये गा रही हैं, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, है ना, ये वाला जो सॉन्ग है, तो वो ये लोग गा रहे हैं, मतलब गा रही हैं। पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं। और पिक्चर में आप लोग किसे किसे देख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं और इंदिरा गांधी हैं उस पिक्चर में जो बुक में हमें दिखाई गई है। फिर पिक्चर 2 भी दिखाई गई है, आप उसे क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन। पिक्चर सेकंड पिक्चर दिखाई गई है, कंपनी के जो सुपीरियर वेपन है, इससे आप क्या समझते हो उस चीज़ से। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्कर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स द गन्स एंड डिप्लोमेसी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश को
जीत लिया था, मतलब हमारे देश को गुलाम बना लिया था अपने सुपीरियर वेपन, मतलब उनके जो वेपन्स थे, वेपन होते हैं हथियार, वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थे, उनके पास मॉडर्न गन्स थी उस टाइम की। और डिप्लोमेसी, मतलब देखिए डिप्लोमेसी का मतलब होता है जैसे कि राजदूत होते हैं ना, एक देश से दूसरे देश से बातचीत करने के लिए जाते हैं, लड़ाई ना करके बातचीत करके जो हल निकाला जाता है उसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, होशियारी से काम लेना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एन आर्टिसन, वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड। आर्टिसन कौन होते हैं और आपको क्यों लगता है कि आर्टिसंस को ने सफ़र किया, मतलब उन्हें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो देखिए इसका आंसर है, एन आर्टिसन इज अ क्राफ्ट पर्सन स्किल्ड इन सम ट्रेड, दे सफर्ड बिकॉज द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस्ड लॉस्ट डिमांड इन इंडियन मार्केट। तो देखिए आर्टिसन होता है ऐसा क्राफ्ट पर्सन जो स्किल्ड होता है, हाँ मतलब कोई ट्रेड में कोई काम करना उसे अच्छे से आता है, मगर उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, दे सफ़र बिकॉज द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस लॉस डिमांड इन इंडियन मार्केट। सफ़र इसलिए किया क्योंकि वो जो सामान, गुड्स का मतलब होता है सामान, सफ़र मतलब होता है कि परेशानी झेलना, परेशानी उन लोगों को इसलिए झेलनी पड़ी थी क्योंकि वो लोग जो सामान बनाते थे अब इंडिया में लोग उसकी ख़रीदारी नहीं करते थे, वो अंग्रेज़ों द्वारा जो ब्रिटेन से सामान आता था वो सस्ता होता था इसलिए उसको ख़रीदते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। इनमें से हमारी जो बुक की पिक्चर्स हैं इनमें से कौन सी जो रिवील करती है पहला स्पार्क, स्पार्क मतलब शुरुआत में जो रिवोल्ट आंदोलन हुआ था वो कौन सी वाली पिक्चर दिखाती है। तो पिक्चर 7 जो उसमें है, जो 1857 का जो रिवोल्ट है वो दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 45 पे, देखिए, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। तो इंडिया के जो प्रिंस शहजादे थे इंडिया के, हमारे देश के, वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे। जो इवेंट हुई, जो घटनाएं हुई 1757 में, उस तरीके की जो घटनाएं हुई थी, आपको उनको देख के क्या लगता है कि हमारे देश के जो प्रिंसेस थे वो दूर की नहीं सोचा करते थे? तो बिल्कुल सही बात है। येस, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच, दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, दस ब्रिटिश बिकेम द वर्चुअल रूलर्स। तो देखिए प्रिंसेस, हमारे देश के जो राजा महाराजा थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे, इस चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, सबका साथ दिया, जो जीता फिर उसका खुद के और ऊपर बन के बैठ कर, और इस तरीके से ब्रिटिश ने हमारे देश पर राज किया। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेजों की कंपनी, किस तरीके से उन्होंने इंडियन प्रिंसेस को सबड्यू किया, अपने नीचे दबा दिया। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड, दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर, एज अ रिजल्ट पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, स्प्रेड देयर विंग्स मतलब पूरे ये पूरे भारत में फैल गए, वो लोग व्यापार करते थे, वो एक इंडियन प्रिंस की मदद करते थे दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए जैसे ए और बी है, ए क्या मदद कर दी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बी से लड़ने के लिए, तो देखिए बी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ए भी थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा लड़ने के बाद, फिर ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि हमने तुम्हारी मदद की है, हमें आप ट्रेड कंसेशन दीजिए, और ट्रेड कंसेशन लेते लेते वो बिल्कुल स्टेट को बर्बाद कर देंगे और फिर वहाँ के राजा को भी अपने जो है अंडर कर लेते थे। इस तरीके से इन्होंने पूरे देश पर हमारे राज किया। नेक्स्ट है, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचर्स सेम प्रिंसिपल। राजा राम मोहन राय ने ऐसे कौन से शब्द बोले थे जिससे हमें समझ में आता है कि हर रिलीजन, हर धर्म जो है एक ही तरीके की बातें बताते हैं। तो द वर्ड्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय स्पोकन टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को उन्होंने कहा था ये शब्द, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। तो राजा राम मोहन राय कहते हैं कि भले ही गाय, जो गाय होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, मगर सबके जो दूध का रंग है वो सफ़ेद ही होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग टीचर, अलग अलग विचार, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, अलग अलग विचार ज़रूर दे सकते हैं, मगर जो एसेंस होता है, जो वो कहना चाहते हैं, उनकी जो मूल बात होती है वो सबकी एक ही होती है। हर धर्म एक ही बात कहता है, चाहे वो अलग अलग तरीके से भले ही कहता हो। नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे किस तरीके से उन्होंने इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है बर्बाद करना। तो ब्रिटिश रूलर्स पास्ड अ रिजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट। तो ब्रिटिश जो थे
ब्रिटिशर्स ऐसे रूल्स जो है वो पास करते थे कि मतलब जैसे कि जो भी किसी ने कुछ गलत किया है उनकी नज़रों में, तो वो उन्हें जेल भेज देंगे लोगों को, और वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता वो इंसान। तो यही होता है सेंड टू जेल विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट, मतलब आप ट्राई भी नहीं करेंगे, ट्रायल भी नहीं करने देंगे, वकील नहीं रखने देंगे, कोर्ट में भी नहीं जाने देंगे और सीधे जेल पहुंचा देंगे। तो गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वर, तो एक तो ये तरीका था, ठीक है। दूसरा, गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। देखिए कस्टम ड्यूटी एक तरीके का टैक्स होता है, तो जो गुड्स सामान मैन्युफैक्चर होता था, बनता था इंग्लैंड में, वो इंडिया ऐसे ही भेज दिया जाता था बिना किसी टैक्स लगाए। अब किसी चीज़ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो वो सस्ती बिकती थी, तो इंडिया में जो लोग सामान बनाते थे वो महंगा पड़ जाता था, और इसलिए इंडिया का सामान बिकता नहीं था और फॉरेन से आया हुआ, ब्रिटेन से आया हुआ सामान बिकता था। ऑफिसर्स प्रॉस्पर्ड ऑफ द कंपनीज लूट एंड देयर प्राइवेट बिजनेस फ्लरिश्ड। कंपनी की लूट जो मचाते थे कंपनी वाले, हमारे देश से टैक्स वसूलते थे, अपने देश का सामान बेचते थे यहाँ पर, है ना, और प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, जो बिजनेस करते थे। कंपनी थी ना पहले तो ये, फिर बाद में तो ब्रिटेन की क्वीन के हाथ में चला गया था, सब पहले कंपनी थी। तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो भी खूब लूट मचाते थे हमारे देश में, और उनका इस वजह से उनका बिजनेस भी खूब फ्लरिश किया। तो ये हो गया, इस तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया, जेल भेज देते थे, फिर उसके बाद अपने देश का सामान बेचते थे, और यहाँ पे लोगों से खूब जो है टैक्स भी लेते थे और महंगा सामान बेचते थे। महंगा सामान नहीं, मतलब सस्ता सामान खरीदते थे हमारे देश से, और बाहर जा कर के अपने देश में और दूसरी दुनिया में जा कर के उसको महंगा बेच देते थे। तो इस तरीके से हमारे देश के लोग जो हैं वो काफ़ी बर्बाद होते जा रहे थे। नेक्स्ट है, नेम दीज पीपल द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। तो कौन से रूलर ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाई करते करते जो है उनकी डेथ हो गई। तो देखिए इसका आंसर है टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान की 1899 में जो है, सॉरी 1899 या 1799 ऐसी कुछ है, इसमें लड़ते लड़ते जो है मृत्यु हो गई थी, लड़ाई करते करते, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, तो राजा राम मोहन रॉय ऑफ बंगाल। रिफॉर्म सोसाइटी मतलब जो समाज में बदलाव, समाज का उत्थान करने का काम किया था राजा राम मोहन रॉय ने। पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। कौन से पर्सन ने रिकमेंड किया था, तो ये किया था लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले मिनट भी आया था इनका, इन्होंने कहा था भाई अंग्रेजी पढ़ाओ इस देश में। देखिए आज हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं फिर। तो पर्सन हु रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ये थे लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट है, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड टू रिवोल्ट। तो चॉइसेस में वेरी, टू पॉपुलर लीडर तो बहुत सारे थे जिन्होंने रिवोल्ट को लिया। तो आप कह सकते हैं जैसे कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल और नाना साहेब पेशवा और रानी लक्ष्मीबाई। तो इस तरीके से जिन्होंने पॉपुलर रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का, उसका हमें नाम बताने हैं। बहुत सारे लोग थे, तो आप कुंवर सिंह का नाम लिख सकते हैं, बेगम हजरत महल का लिख सकते हैं, झांसी की रानी का लिख सकते हैं, नाना साहब का लिख सकते हैं, ये सब ओके। नेक्स्ट है, देखिए टू एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। सोशल प्रैक्टिस मतलब समाज में जो जो चीज़ें हो रही थी उनके दो एग्जाम्पल देने हैं, क्या क्या हो रहा था। तो अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, बच्चों की मैरिज हो जाती थी 10 से एक, मतलब पैदा होते बच्चों की शादियां कर दिया करते थे 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में। और अनटचेबिलिटी मतलब जो शेड्यूल कास्ट है आज हमारे देश के, जिनको अनटचेबल्स बोला जाता है, उनको आपको टच नहीं करना, आप उनको टच करेंगे तो पोल्यूट हो जाएंगे, आप गंदे हो जाएंगे। ये सारी मानसिकता पहले चलती थी। तो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट है, टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। ऑप्रेसिव मतलब दबाने वाली जो पॉलिसीज़ थी कि हमारे देश को के लोगों को अपनी नहीं चलाने दी जाएगी, वो लोग अपनी चलाएंगे। तो ऐसी 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ कौन सी थी। ब्रिटिश मास्टर्स, इसका आंसर है ब्रिटिश मास्टर्स अलाउड इम्पोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री, दे रूइंड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक ही लिखा हुआ है सॉरी इसमें, मैं बता देती हूँ आपको। एक तो उन्होंने अपने देश से, ब्रिटेन से यहाँ पे सामान आता था बिल्कुल टैक्स फ्री, सस्ता सामान लो, तो हमारे देश की कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो छोटी इंडस्ट्री हैं, उनको बर्बाद कर दिया, है ना। और 2 ऑप्रेसिव पॉलिसी, एक तो ये होगी टैक्स फ्री ट्रेड होता था, वहाँ से हमारे देश का जो सामान जाता था उस पर टैक्स लगता था, तो वो महंगा हो जाता था, वहाँ जाके तो बिकता नहीं था। और इन्होंने क्या किया, जेल विदाउट ट्रायल, जेल भेज देते थे और कोर्ट में कोई सुनवाई भी नहीं की जाती थी। तो जेल विदाउट ट्रायल और टैक्स फ्री ट्रेड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। नेक्स्ट है इसका, 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड। कॉमन पीपल किस तरीके से सफ़र करे, किस तरीके से कॉमन पीपल, आम लोगों को दिक्कतें होती थी। तो बहुत हैवी टैक्स होते थे। फार्मर्स वर टैक्स हैविली एंड थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट। तो देखिए फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। और थम्स ऑफ स्किल वर्कर कट मतलब ये नहीं है कि सच में सबके अंगूठे गाड़ दिए थे, ये नहीं है।
ये है कि इतना कम मतलब टैक्स ही नहीं लगता था ब्रिटेन से जो सामान आता था वहाँ औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। तो खूब सपोज करिए एग्जाम्पल मैं कपड़े का लेती हूँ तो पेल के कपड़ा आता था। हमारे देश के जो हैं कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति होते थे वो कपड़ा उस हिसाब से महंगा पड़ता था क्योंकि मशीन में तो बहुत सस्ते में बन जाता था। तो इस तरीके से हमारे देश के जो व्यापारी थे हमारे देश के कारीगरों के हाथ काट दिए थे उन लोगों ने एक तरह से कि उनका व्यापार ठप्प करवा दिया था बिल्कुल। और फार्मर्स से किसानों से टैक्स वसूला जाता था बहुत ज़्यादा। फोर्थ है फोर रीज़न फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें 4 कारण बताने हैं जो डिसकंटेंट थे, मतलब जिसकी 4 रीज़न ऐसे। डिसकंटेंट का मतलब होता है जिससे मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान, किसी की आप विरोध करने की कगार पे आ जाओ ऐसा। तो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी उसके क्या कारण थे? तो बहुत सारे कारण थे। देखिए पहले तो जो कबीलाई लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, उनके साथ भी काफ़ी गलत कर रहे थे। तो सबसे पहले हम वही बताते हैं कि संथल्स हु लॉस्ट देयर लैंड बिकेम डेस्परेट एंड दे रिवोल्टेड। तो संथल्स ने अपनी ज़मीन खो दी थी, वो बहुत ही परेशान हो गए थे अंग्रेज़ों की नीतियों से, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। सिपॉयज इन द इंग्लिश आर्मी वर पेड मच लेस देन द वाइट सोल्जर्स, तो दे वर डिसकंटेंटेड एंड एंग्री। तो हमारे देश के जो सिपाही होते थे, जो इंडियन सिपॉयज़ होते थे, उनको बहुत ही कम पे किया जाता था, खाना भी अच्छा नहीं दिया जाता था और बर्ताव भी अच्छा नहीं किया जाता था। और जो अंग्रेज थे उनके कंपैरिजन के उनको ज़्यादा मतलब सैलरी वगैरह होती थी। तो हमारे देश के लोग जो सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ब्राह्मण्स वर फ्यूरियस व्हेन दे came to know that the bullets they had to bite contained cow and pig fat। तो ब्राह्मण्स और मुस्लिम्स इस बात से दिक्कत हो गई कि भैया काउ फैट तो हमारे देश के हिंदू नहीं खा सकते हैं ना, और पिग फैट मुस्लिम्स नहीं खा सकते, तो इस बात से काफ़ी दिक्कत हो गई। फिर डी है मैनी लैंडलॉर्ड्स वर सोर बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज डिप्राइव देम ऑफ देयर लैंड एंड स्टेट। तो सोर का मतलब नाराज थे। लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार थे वो भी काफ़ी नाराज थे क्योंकि जो उनका लैंड था, मतलब जो उनकी ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीनें होती थी ज़मींदारों की, वो अगर टैक्स नहीं भर पाते थे इनको अंग्रेज़ों को तो वो छीन ली जाती थी। तो इस वजह से वो लैंडलॉर्ड नाराज थे। तो ये देखिए हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है और आपकी जो 8th क्लास की हिस्ट्री है उससे भी काफ़ी कुछ इससे आपको हेल्प मिल सकती है।